हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स करेंगे, चैप्टर 15 आपके 9th स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक से। ठीक है, तो हमारे बॉडी में और सब एनिमल्स प्लांट्स के बॉडी में कुछ ना कुछ प्रोसेसेस हमेशा चालू रहते हैं ना, जिसकी वजह से हम वी आर लिविंग, जिसकी वजह से हम फंक्शन करते हैं, है ना। बहुत सारे अलग अलग प्रोसेसेस चलते हैं। जैसे हम लोग ब्रीथ करते हैं, यानी कि हम इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं, उसको कहते हैं रेस्पिरेशन। फिर हम लोग खाना खाते हैं तो खाना डाइजेस्ट होता है ना। डाइजेस्ट होके एक प्रोसेस है एक्सक्रीशन के थ्रू वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से बाहर निकलता है। फिर ये सब लाइफ प्रोसेस। देन बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है। कैसे होता है? हार्ट पंप करता है ना, और ब्लड में ऑक्सीजन और जो ऑक्सीजन की ज़रूरत है वो कहाँ से हमें मिलती है? जो हम ब्रीथ करते हैं, लंग्स में जो एयर हम लेते हैं, वो जो ऑक्सीजन लंग्स की जो टिश्यू ऑब्जॉर्ब करते हैं, जब ब्लड जो हार्ट से पंप ब्लड जो लंग्स में जाती है, वो ये ऑक्सीजन लेके बाकी पार्ट्स में वापस पंप हो जाती है। फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा हार्ट में आती है, वहाँ से फिर से पंप होके लंग्स में जाती है, लंग्स में से फिर से ऑक्सीजन कलेक्ट करके पूरे बॉडी में सर्कुलेट करती है। तो ऐसे अलग अलग लाइफ प्रोसेसेस हमारे बॉडी में हमेशा चालू रहते हैं ना। तो ये जो एनर्जी और ऑक्सीजन, जो हमको एनर्जी कहाँ से मिलती है? एनर्जी हमको खाने से मिलती है ना, बाय फूड। व्हेन वी ईट फूड, हमको वो फूड में से जो हमारा बॉडी जो उसको ब्रेक डाउन करके जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, उससे हमें जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है उससे हमें एनर्जी काम करने की क्षमता मिलती है। वो भी कौन ट्रांसपोर्ट करता है? ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है पूरे बॉडी में। तो एनर्जी एंड ऑक्सीजन दोनों ब्लड से ट्रांसपोर्ट होता है ऑल ओवर द बॉडी। तो ये जो प्रोसेस है ट्रांसपोर्टेशन का, वो है एक पार्ट, बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक न्यूट्रिशन और एनर्जी पहुंचाने का जो प्रोसेस को ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। सो व्हाट हैपेंस इन ट्रांसपोर्टेशन? अ सब्सटेंस either synthesized or absorbed in one part of the body reaches another. Now most animals move from place to place, but plants do not, है ना। प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं होते, वो एक ही जगह प्लांट क्या तो उधर ही जिंदगी भर रहते हैं, है ना। तो अनलाइक एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स डू नॉट मूव एंड सो दे रिक्वायर लेस एनर्जी। देर आर मेनी डेड सेल्स इन द प्लांट बॉडी। ठीक है, प्लांट की बॉडी में बहुत डेड सेल्स रहते हैं एंड दे नीड लेस एनर्जी एज कम्पेयर टू एनिमल्स। लेकिन दे नीड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के अलावा उनको इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की भी जरूरत पड़ती है, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, मैंगनीज, सोडियम। ये सब उनको सॉइल से मिलता है। ठीक है, और कौन अब्जॉर्ब करता है ये सब सॉइल से? रूट्स अब्जॉर्ब करके इसको ऊपर ट्रांसपोर्ट करती है। तो रूट जो न्यूट्रिशन और जो पानी अब्जॉर्ब करती है, वो कैसे ऊपर पहुंचती है? कुछ टाइप की स्पेसिफिक टाइप की टिश्यूज रहती है। ठीक है, एक तो है साइलम, साइलम से पानी ट्रांसपोर्ट होता है। दूसरा है फ्लोएम, फ्लोएम से फूड ट्रांसपोर्ट होता है। तो द साइलम कंडक्ट्स द वाटर वेयर फ्लोएम कंडक्ट्स फूड ऑल ओवर द प्लांट। ओके, सो ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, पूरे प्लांट में आर कनेक्टेड विद दिस कंडक्टिंग टिश्यूज। ये जो कंडक्टिंग टिश्यूज कौन से हैं? साइलम और फ्लोएम। ये ऑल ओवर द प्लांट यू कैन सी इट इज स्प्रेड आउट ऑल ओवर द प्लांट, जस्ट लाइक हमारे ब्लड वेसल्स आर स्प्रेड आउट ऑल ओवर द बॉडी। प्लांट्स में क्या है? साइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, अब यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट आपको बताया गया है, आपको ये लैब में करना है। ओके, अभी ये रूट प्रेशर करके एक चीज़ है। ये रूट प्रेशर क्या होता है? रूट सेल्स आर इन कॉन्टैक्ट विथ वाटर एंड मिनरल्स इन द सॉइल, है ना। रूट इज डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट विद द सॉइल, है ना, अंडर द अर्थ। अभी वाटर एंड मिनरल्स एंटर द सेल्स ऑन द रूट सर्फेस ड्यू टू डिफरेंसेस इन कॉन्सेंट्रेशन। जो कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंसेस है, मतलब रूट में पूरा जितना कम कॉन्सेंट्रेशन है, बाहर सॉइल में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है। वो जो कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस है, उसकी वजह से जो रूट के सेल्स हैं वो ये पानी और न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब करते हैं, वाटर एंड मिनरल्स को अब्जॉर्ब करते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है? ये जो रूट सेल्स है वो टर्जिड हो जाते हैं। टर्जिड मतलब वो स्वेलिंग हो जाए, मतलब वो फूल जाते हैं। क्यों? उन्होंने पानी अब्जॉर्ब किया, इसलिए वो फूल जाते हैं। और वो फूल के क्या करते हैं? फूलने के बाद वो आज उनके साइड में जो सेल्स है ना, उनके ऊपर प्रेशर डालते हैं। प्रेशर डाल के वो पानी ऊपर उनके पास ट्रांसफर, पानी और मिनरल्स नेक्स्ट सेल्स में ट्रांसफर हो जाता है। वैसे वो जब टर्जिड हो जाते हैं तो वो आगे वाले सेल्स को प्रेशर डालते हैं, जिसकी वजह से आगे वाले सेल के ऊपर प्रेशर आता है। ठीक है, और वो भर जाते हैं। ऐसे करके आगे आगे सेल, एक एक सेल भरता 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 साइलम और फ्लोएम के थ्रू आगे ट्रांसपोर्ट होता रहता है। ठीक है, दीज टर्जिड सेल्स एक्सर्ट प्रेशर ऑन एडजेसेंट सेल्स, और ये प्रेशर को रूट प्रेशर कहते हैं। कौन सा है रूट प्रेशर? ये एक डेफिनेशन इधर रूट प्रेशर का आपको मैंने लिख के दिया, आप लिख सकते हैं। रूट प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय टर्जिड सेल्स ऑन एडजेसेंट सेल्स
व्हेन वाटर एंड मिनरल्स आर अब्जॉर्ब बाय देम। ठीक है, जैसे जैसे प्लांट ये देखो, ये सब सेल्स है बहुत सारे इधर, है ना। तो अभी ये रूट सेल्स है, अभी इन्होंने पानी अब्जॉर्ब कर लिया, हाँ, अभी ये तो भर गए, तो अभी ये क्या करेंगे, इनके ऊपर प्रेशर डालेंगे, इनके ऊपर प्रेशर डालेंगे तो बाद में ये भी भरने लगते हैं। ठीक है, तो वैसे इनके आगे वाले सेल्स के ऊपर फिर ये मिल के प्रेशर डालेंगे तो इसमें भरता रहेगा, इसमें ऐसे ऐसे करके प्रोसेस ऊपर जाता रहता है। मतलब सेल, ये पानी और न्यूट्रिशन, ऐसे मिनरल्स ऊपर ऊपर जाते रहते हैं। और कौन ये इनको कंडक्ट करता है, ये जो प्रेशर मार रहे हैं ना, इसे रूट प्रेशर कहते हैं। ओके, सो रूट प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय टर्जिड सेल्स। ये जो भरे हुए सेल्स जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं उसको रूट प्रेशर कहते हैं। ठीक है, एंड टू हुम दे एक्सर्ट द प्रेशर ऑन एडजेसेंट सेल्स, मतलब उनके बाजू वाले सेल्स के ऊपर एक्सर्ट करते हैं ना। जैसे आगे भीड़ में अगर किसी ने पीछे से धक्का दिया तो पीछे वाले आगे वाले को धक्का देंगे, आगे वाले उसके ऐसे करके एक चेन रिएक्शन जैसा हो जाता है ना, जिससे आगे क्राउड पूरा गिर जाएगा, है कि नहीं। तो वैसे ही पानी भी जैसे अब्जॉर्ब करता है, आगे वाले सेल पे प्रेशर डालता है जो अब्जॉर्ब करता है पानी, फिर ऐसे ऐसे करके पानी ऊपर चढ़ता रहता है। तो वो रूट प्रेशर की वजह से पानी और मिनरल्स ऊपर चढ़ते हैं। ड्यू टू दिस प्रेशर वाटर एंड मिनरल्स रीच द साइलम ऑफ द रूट्स। ठीक है, रूट के साइलम में पहुंच के वो बाकी पार्ट्स में लेके जाते हैं। एंड ये अल्टीमेटली क्या होता है, जो कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस है वो मेकअप हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, और इसकी वजह से पानी और मिनरल इज कंटिन्यूसली पुश्ड फॉरवर्ड। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस कंटिन्यूस मूवमेंट अ वाटर कॉलम इज फॉर्म्ड विच इज कंटिन्यूसली पुश्ड अहेड। दिस प्रेशर इज सफिशिएंट टू लिफ्ट द वाटर अप इन श्रब्स, स्मॉल प्लांट्स एंड स्मॉल ट्रीज। ये छोटे पेड़ों के लिए ये हो जाता है, लेकिन बड़े बड़े पेड़ों में ये सिर्फ रूट प्रेशर से नहीं पहुंचता, और भी कुछ कुछ फंक्शंस होते हैं जिसकी वजह से पानी लास्ट वाली लीफ तक भी पहुंच जाता है बड़े बड़े पेड़ों में। ये जो रूट प्रेशर स्पेशली छोटे वाले प्लांट्स एंड श्रब्स में पूरी प्लांट में पानी और मिनरल्स पहुंचा देता है। तो प्रीवियसली अभी ट्रांसपिरेशन पुल previously you have performed the activity of observing a branch covered in a plastic bag. What did you observe in that activity? आपने कोई एक्टिविटी किया होगा, उसमें आपने कोई प्लास्टिक बैग से एक ब्रांच को कवर किया, तो आपने क्या देखा है, ट्रांसपिरेशन देखा होगा आपने, है ना। तो क्या होता है वो, प्लांट्स गिव आउट वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, है ना। जैसे हम लोग एक्सहेल करते हैं, वैसे प्लांट्स एंड लीव्स भी एक्सहेल करते हैं, है ना। प्लांट्स एंड ट्रीज भी एक्सहेल करते हैं, यानी कि उनके जो दे गिव आउट वाटर, पानी जो छोड़ते हैं वो वेपर के फॉर्म में बाहर निकालते हैं। कहाँ से, थ्रू द स्टोमाटा ऑन देयर लीव्स। उनके लीव्स में स्टोमाटा करके कुछ पार्ट्स हैं जहाँ से वो ये पानी रिलीज करते हैं वेपर के फॉर्म में। 2 सेल्स कॉल्ड गार्ड सेल्स, आप यहाँ देख रहे हैं, ये जो गार्ड सेल्स है आर प्रेजेंट अराउंड द स्टोमाटा। ये जो स्टोमाटल ओपनिंग है, ये इसके अराउंड दो गार्ड सेल्स हैं। ठीक है, दीज सेल्स कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। आप इसको वॉचमैन की चीज़ें समझ लीजिए। तो इसकी वजह से ये स्टोमाटा ओपन और क्लोज होता है, जब जरूरत है तब ओपन होता है और जब जरूरत नहीं है तो क्लोज हो जाता है। ट्रांसपिरेशन अकर्स थ्रू दी स्टोमाटा, जो स्टोमाटा के थ्रू ट्रांसपिरेशन होता है, जो पानी छोड़ने का, जो वेपर के फॉर्म में जो पानी छोड़ता है लीव्स, वो किसके थ्रू होता है, थ्रू द स्टोमाटा। ठीक है, वाटर इज रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर बाय लीव्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। एज ए रिजल्ट वाटर लेवल इन द एपिडर्मल लेयर ऑफ द लीफ डिक्रीजेस। ठीक है, वाटर इज रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर बाय लीव्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। इसकी वजह से जो एपिडर्मल लेयर, जो टॉप लेयर है, वाटर लेवल इन द एपिडर्मल लेयर ऑफ द लीफ डिक्रीजेस, जो पानी का लेवल उसमें कम हो जाता है। तो वाटर इज ब्रॉट अप टू द लीव्स थ्रू द साइलम। तो जब ये कम हो जाता है तो ऊपर पानी कौन लेके आता है, हमने यहाँ जो प्रोसेस पढ़ा था उसके थ्रू साइलम लेके आता है ना। तो साइलम तो ये जो पानी जो लीफ ने छोड़ दिया उसको कॉम्पनसेट करने के लिए साइलम ये बार बार भरता रहता है। तो इसलिए हमें प्लांट्स में हमेशा पानी किस लिए डालते हैं, ताकि हमेशा प्लांट के पास, अगर आप देखो आप 2 दिन प्लांट में पानी नहीं डालोगे तो सूखने लगता है ना, उनको पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो वो पानी कॉम्पनसेट, जो एटमॉस्फेयर जो इवेपोरेट कर देता है पानी लीफ से, उसको कॉम्पनसेट करने के लिए साइलम पानी सप्लाई करता रहता है। ठीक है, तो ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, वेयरएज रूट प्रेशर परफॉर्म्स द इंपॉर्टेंट रोल ऑफ पुशिंग द वाटर अप ड्यूरिंग द नाइट टाइम। हाँ, तो ट्रांसपिरेशन क्या हेल्प करता है, पानी और मिनरल्स को अब्जॉर्ब करने के लिए और प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स में पहुंचाने के लिए। ठीक है, ट्रांसपिरेशन के थ्रू पानी अब्जॉर्ब होता है और दूसरे प्लांट्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। वेयरएज रूट प्रेशर क्या करता है,
पानी को ऊपर ऊपर पुश करता रहता है, रूट से ऊपर पुश करता रहता है। कैपिलरी एक्शन बोल सकते हैं। जैसे आप स्ट्रॉ से आप पानी पियोगे तो कैसे पानी ऊपर आता है, हाँ, जितना जैसे आप सक करोगे, क्यों, आपके मुंह में पानी खत्म हो गया तब आप फिर से सक करोगे तो ही पानी ऊपर आता है ना। तो जैसे जैसे खत्म होता है तभी ऊपर आता है, मतलब ऊपर का प्रेशर कम रहता है, नीचे का तो आपको खींचना पड़ता है ना। तो ट्रांसपिरेशन क्या करता है, इट हेल्प्स इन द अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, वेयरएज रूट प्रेशर पानी ऊपर लाने के लिए हेल्प करता है, स्पेशली ड्यूरिंग नाइट टाइम, क्योंकि तब सनलाइट नहीं रहता तो ज़्यादा ट्रांसपिरेशन इवेपोरेशन का प्रोसेस नहीं होता है, हीट नहीं है तो, ठीक है। अभी यहाँ बताए ओक ट्री रिलीजेस अबाउट 151,000 लीटर्स ऑफ वाटर इनटू द एयर बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। ये ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस के थ्रू, ओक एक ट्री है, बहुत बड़ा ट्री है, वो 1,51,000 लीटर्स ऑफ वाटर हवा में छोड़ता है एक साल में। और मेज का क्रॉप यानी कि कॉर्न ना, 1 एकड़ में 11,400 टू 15,100 लीटर हर दिन पानी छोड़ता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। नाउ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस एंड प्लांट्स। फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, फूड प्रोड्यूस्ड इन लीव्स इज ट्रांसपोर्टेड टू ईच सेल इन द प्लांट बॉडी, है ना। तो एक्सेस फूड एक्सेप्ट एमिनो एसिड्स इज स्टोर्ड इन रूट्स, फ्रूट्स एंड सीड्स, है ना। तो क्या होता है, ये है ट्रांसलोकेशन, ये जो पार्ट है इसको व्हाट इज ट्रांसलोकेशन है, तो आपको ये आंसर लिखना है कि एक्सेस फूड मतलब जो प्लांट को जितनी फूड की जरूरत है वो यूटिलाइज करता है अपने ग्रोथ के लिए। जो बाकी जो फूड है, जो बचा हुआ फूड जो उसको जरूरत नहीं है, वो किधर स्टोर करते हैं, रूट्स, फ्रूट्स एंड सीड्स। यही तो हम खाते हैं ना, जो रूट्स, फ्रूट्स एंड सीड्स जो हम खाते हैं ना, उसमें एक्सेस एनर्जी जो इनको जरूरत नहीं है वो स्टोर हो जाती है और वो हमारे काम आती है, ठीक है। तो अमीनो एसिड को छोड़ के जो बाकी एक्सेस फूड है वो रूट, फ्रूट एंड सीड में स्टोर होती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन, ठीक है। इट इज कैरिड आउट इन बोथ द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शंस बाय द फ्लोएम। ये अब ऊपर और नीचे दोनों डायरेक्शन में होता है। जैसे साइलम का काम बेसिकली पानी ऊपर खींचने का है ना, वैसे फ्लोएम क्या करता है, ये जो फूड है, एक्सेस जो फूड है स्पेशली, वो प्लांट के हर डायरेक्शन में, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लोएम के थ्रू ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। तो ट्रांसलोकेशन ऑफ मटेरियल्स इज नॉट ए सिंपल फिजिकल प्रोसेस। जितना हम यहाँ इतना आसानी से बता रहे उतना सिंपल भी नहीं है, उसमें एनर्जी की जरूरत है, ठीक है। वो एनर्जी कहाँ से मिलती है, एटीपी से, ठीक है। ये सब आप नेक्स्ट 10th स्टैंडर्ड में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, अभी आपको ये नाम याद रखने से बस है। एटीपी, एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो हमको ये एक एनर्जी मॉलिक्यूल है एटीपी, ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो ये एनर्जी कहाँ से मिलता है, एटीपी से, ठीक है। ट्रांसलोकेशन के लिए एनर्जी किधर से मिलता है, एटीपी से। एंड व्हाट इज ट्रांसलोकेशन के लिए आप ये आंसर लिख सकते हो। तो whenever food material like sucrose is transported towards a part of a plant via the phloem with the help of ATP, the water concentration decreases in that part, ठीक है। तो जब भी फूड मटेरियल एक प्लांट में ट्रांसपोर्ट होता है तो क्या होता है, फ्लोएम के थ्रू वहाँ का वाटर कॉन्सेंट्रेशन, वहाँ पर जो पानी का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम हो जाता है। एज ए रिजल्ट वाटर एंटर्स द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो पानी कैसे अंदर घुसता है सेल के अंदर, दोबारा डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू। डिफ्यूजन क्या होता है, ये देखिए डिफ्यूजन क्या होता है, देखो ये एक सेल है, ठीक है, ये इसमें हाई प्रेशर है क्योंकि इसमें बहुत सारा पानी है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है इनके ऊपर, और यहाँ पर लो प्रेशर है, ठीक है। इधर हाई प्रेशर है, इधर लो प्रेशर है। तो क्या होता है, हमेशा पानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया की तरफ ही फ्लो होता है ना। तो ये सेल में जहाँ प्रेशर लो है उधर वो ट्रांसफर हो जाता है, वो उसको कहते हैं डिफ्यूजन। ये डिफ्यूजन का प्रोसेस है, ठीक है। एक बीइंग ट्रांसपोर्ट एक आपका डिफ्यूजन का एक डेफिनेशन इधर दिया है क्या, आई डोंट नो, देखना पड़ेगा मुझे। आगे देखते हैं। व्हेनेवर, ठीक है, एज ए रिजल्ट वाटर एंटर्स द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। द प्रेशर ऑन द सेल वॉल इंक्रीजेस ड्यू टू द इंक्रीज इन सेल्यूलर कंटेंट्स। ये जो सेल के अंदर जो कंटेंट्स है ना, इसकी वजह से जो प्रेशर इंक्रीज होता है ना, हाँ, उसकी वजह से फूड इज पुश्ड इनटू नेबरिंग सेल्स। हमने जो ये पहले वाले इसमें साइलम का जो देखा था पानी कैसे ऊपर ट्रांसपोर्ट होता है, वैसे कोई सिमिलर प्रोसेस है, लेकिन ये जो प्रोसेस है ये दोनों डायरेक्शन में होता है। दिस इज यूजुअली रूट से ऊपर होता है। ये तो प्लांट के हर पार्ट में ये प्रोसेस चालू रहता है, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ दोनों, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सेल वॉल का जो प्रेशर जब इंक्रीज हो जाता है तो क्या कहता है, फूड इज पुश्ड इनटू द नेबरिंग सेल्स जहाँ पर प्रेशर कम है। यहाँ पर प्रेशर कम है
इधर ज़्यादा है तो डिफ्यूजन के थ्रू ये सेल्स में भी वो कंटेंट्स घुस जाते हैं, ठीक है। दिस प्रोसेस हेल्प्स द फ्लोएम टू ट्रांसपोर्ट द मटेरियल्स एज पर द नीड ऑफ द प्लांट। तो जहाँ पर कमी है खाने की, जहाँ पर न्यूट्रिशन की कमी है, वो सेल की तरफ जहाँ पर ज़्यादा न्यूट्रिशन है वो उधर ट्रांसपोर्ट कर देता है। तो ड्यूरिंग फ्लावरिंग सीजन द शुगर स्टोर्ड इन द रूट्स और स्टेम्स इज ट्रांसपोर्टेड टुवर्ड द फ्लोरल बड्स टू मेक दम ओपन एंड ब्लॉसम। तो फ्लावरिंग सीजन में यही प्रोसेस के थ्रू फूल खिलते हैं, ठीक है। तो हो गया ये, अभी आप समझ गए होंगे। तो अभी ये एक्सक्रीशन क्या होता है? एक्सक्रीशन होता है टू रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। तो एटलीस्ट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ गार्बेज और वेस्ट इज प्रोड्यूस एवरी डे इन ईच हाउस। व्हाट विल हैपन इफ यू कीप द गार्बेज फॉर मेनी डेज इन योर हाउस? अगर आपने अपने घर का कचरा एम्प्टी नहीं किया तो क्या होगा? आपके घर से स्मेल आने लगता है और आपका घर गंदा हो जाता है। तो वैसे ही जो हार्मफुल वेस्ट है, जहाँ प्लांट में हो कि एनिमल्स में हो, उसको बाहर निकालना ज़रूरी है। तो मैनी हार्मफुल एंड वेस्ट सब्सटेंसेस लाइक यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, ये सब वेस्ट प्रोडक्ट्स है, आर प्रोड्यूस्ड इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। If these substances accumulate in the body or are retained in the body for long, it can lead to serious harm or even death. अगर ज़्यादा टाइम के लिए ये सब प्रोडक्ट्स आपने accumulate करके रखे बॉडी में, तो बॉडी को नुकसान पहुंच सकता है, कभी कभी डेथ भी हो सकता है। ये आप देखिए, इसलिए किडनी में कभी कभी जिसको जो टाइम से अगर यूरिन एम्प्टी नहीं होता है हमारे बॉडी से, तो ये सब बिल्डअप होने लगता है, क्योंकि यूरिन में हार्मफुल सब्सटेंसेस है जो हमारे फूड प्रोडक्ट से निकाल के जो वेस्ट है, जो हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं है, वो एक्यूमुलेट होने लगता है। तो इसलिए नेसेसरी टू रिमूव दम। रिमूवल ऑफ वेस्ट और हार्मफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन, ठीक है, सिंपल। जो हमारे बॉडी में से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है उसको बाहर निकालने के प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहते हैं। इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हैं, वेस्ट मटेरियल्स आर डायरेक्टली एलिमिनेटेड अक्रॉस द सेल सरफेस। जो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली सेल से उनका प्रोसेस निकल जाता है, लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जैसे हम लोग हैं, जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स है, उनमें ये प्रोसेस इतना सिंपल नहीं है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ठीक है। अभी प्लांट्स में कैसे होता है एक्सक्रीशन? प्लांट्स में इट इज़ अ सिंपलर प्रोसेस देन इन एनिमल्स, ठीक है। देयर इज नो स्पेशल ऑर्गन और सिस्टम फॉर एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। प्लांट्स के लिए कोई स्पेशल कोई ऑर्गन नहीं है जैसे प्लांट एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स में है। तो गैशियस सब्सटेंसेस आर गिवन आउट बाय डिफ्यूजन। हमने जो डिफ्यूजन का प्रोसेस देखा था, सेल में एक जो भर जाता है वो दूसरे सेल में निकल जाता है, मतलब प्रेशर डिफरेंस की वजह से। तो वो प्रोसेस के थ्रू गैशियस सब्सटेंसेस निकल जाते हैं। तो जो गैस वाली जो सब्सटेंसेस हैं जो वो ऐसे निकल जाती। देन मोस्ट ऑफ द वेस्ट सब्सटेंसेस ऑफ प्लांट्स आर स्टोर्ड इन वैक्यूल्स ऑफ लीफ सेल्स एंड इन फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड बार्क ऑफ द स्टेम, ठीक है। और बाकी जो वेस्ट सब्सटेंसेस किधर से स्टोर होता है? लीफ सेल्स के वैक्यूल्स में। वैक्यूल्स करके एक पार्ट है, वो लीफ सेल्स के वैक्यूल्स में, और फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड जो बार्क है, स्टेम, ये जो आउटर पोर्शन है ना, बार्क जो ब्राउन वाला पोर्शन, उसमें सब स्टोर हो जाता है। तो आफ्टर सम टाइम दीज पार्ट्स फॉल ऑफ। आपने देखा होगा कभी कभी स्टेम गिरने लगता है या लीव्स गिरने लगते हैं ना, ऑटम सीजन में स्पेशली। तो ये सब वेस्ट मटेरियल्स है, वो एक्यूमुलेट होके जब वो पुराने हो जाते तो वो गिर जाते हैं। हाँ, सम अदर वेस्ट मटेरियल्स आर स्टोर्ड इन ओल्ड एंड बोन साइलम इन द फॉर्म ऑफ रेसिन एंड गम, ठीक है। कोई कोई साइलम में वेस्ट मटेरियल, साइलम में कोई के प्लांट्स में रेसिन और गम। रेसिन जो हम लोग यूज़ करते हैं, देखो आप साइंस के कोई प्रोग्राम्स में देखोगे रेसिन बहुत यूज़ होता है, और गम जो रबर प्लांट से मिलता है, ये सब भी वेस्ट प्रोडक्ट्स है प्लांट्स के, लेकिन ये हमारे लिए यूजफुल है, ठीक है, याद रखो। सम अदर वेस्ट मटेरियल स्टोर्ड इन ओल्ड एंड बोन साइलम इन द फॉर्म ऑफ रेसिन एंड गम। सम वेस्ट मटेरियल गिवन आउट थ्रू रूट्स। कुछ कुछ वेस्ट मटेरियल रूट भी निकाल देते हैं। तो प्लांट का प्रोसेस काफ़ी सिंपल है, वो अलग अलग पार्ट से जहाँ से पॉसिबल है वो एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है। नाउ ऑब्जर्व योर मदर वाइल शी कट्स एलिफेंट्स फुट और एरुम लीव्स। एरुम लीव्स करके एलिफेंट्स फुट, मुझे लगता है इसको कहते हैं वो आपने अरबी करके एक वो देखा होगा ना, रूट जो मार्केट में मिलता है, ऐसा बड़ा सा रहता है, ऐसा काला सा, ऊपर स्किन रहता है अंदर, लेकिन उसको काटने से हाथ में बहुत खुजली होती है ना। तो वो आप देखोगे ना, तो वो वेस्ट मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट। दे आर कॉल्ड रेफाइट्स। एज ए नीडल शेप दे प्रिकल एंड कॉज इरिटेशन ऑफ द स्किन। क्यों होता है वो आपको पता चल गया होगा अभी। उसमें वेस्ट मटेरियल्स है ना प्लांट्स का, वो देखो वो एरोम रूट है, वो ये जो रूट पोर्शन में ग्रो होता है ना, ये सब रूट पोर्शन है। तो ये इसमें जो वेस्ट मटेरियल्स है वो क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट के रूप में
एक्सक्रीट होता है, इनको कहते हैं, दे आर कॉल्ड रेफाइड्स, इनका नाम है रेफाइड्स। सो ये इनका शेप ना नीडल जैसे है, मतलब वो कांटे टाइप का रखता है, तो इसलिए वो खुजली करते हैं, प्रिकल मतलब वो हल्का सा चुभते हैं और फिर इरिटेट करते हैं, हाँ। then there are some waste materials of plants which are useful to humans, जैसे गम, रेसिन, लैटेक्स ऑफ रबर। हमारे जूते वूते जो रबर के जूते वो प्लांट के वेस्ट प्रोडक्ट से बनते हैं, गम, रेसिन, ठीक है। तो यूजफुल प्रोडक्ट्स भी वेस्ट प्रोडक्ट से, प्लांट के वेस्ट प्रोडक्ट से हमको मिलते हैं। विच नाउ एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। अभी ह्यूमन बींग्स में एक्सक्रीशन का प्रोसेस बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। देर आर डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स इन द ह्यूमन बॉडी टू ब्रिंग अबाउट द डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस सच एज द डाइजेस्टिव सिस्टम फॉर डाइजेशन ऑफ फूड। हमारे बॉडी में क्या क्या लाइफ प्रोसेस होते हैं, डाइजेशन होता है, रेस्पिरेशन होता है, जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में। तो द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन लीड्स टू एनर्जी प्रोडक्शन। हम जो खाना खाते हैं वो जब डाइजेस्ट होता है तो एनर्जी भी प्रोड्यूस होता है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसलिए तो हम चल फिरते हैं और काम करते हैं। तो वेरियस वेस्ट मटेरियल्स आर फॉर्म ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। अभी जब फूड डाइजेस्ट करता है हमारा बॉडी तो साथ में वेस्ट के मटेरियल्स भी बहुत सारे फॉर्म होते हैं, तो ये वेस्ट मटेरियल्स हमको निकालना बहुत ज़रूरी है। और ये सिस्टम जो ये वेस्ट प्रोडक्ट्स निकालता है उसको एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम मतलब एक्सक्रीशन करता है वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी। तो द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ किडनीज। अभी जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है ह्यूमन बॉडी का, उसमें आप देखो क्या क्या है, पेयर ऑफ किडनीज यानी कि 2 किडनी, एक पेयर में कितने होते हैं, 2 ना, तो 1 पेयर ऑफ किडनीज, अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, सॉरी, a pair of kidneys, a pair of ureters, the urinary bladder जहाँ पर कलेक्ट होता है वेस्ट प्रोडक्ट फ्लूइड, एंड द यूरेथ्रा जिससे बाहर एक्सक्रीट होता है। तो यूरिन इज फॉर्म बाय द किडनीज। कहाँ से फॉर्म होता है यूरिन, किडनी से फॉर्म होता है। हाउ, बाय सेपरेटिंग द वेस्ट एंड अनवांटेड एक्सेस सब्सटेंसेस फ्रॉम द ब्लड, ठीक है। तो ब्लड जैसे वहाँ से पास होता है तो ब्लड में जो भी अनवांटेड मटेरियल है वो किडनी सेपरेट कर देता है, निकाल देता है, और वहाँ से यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट होके बाद में यूरेथ्रा के थ्रू एक्सक्रीट होता है। तो अभी आपके पार्ट्स ऑफ द, ये देखो आपका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट्स देखो, ये आपके किडनीज है ना 2, ठीक है। तो ये आपका ब्लैडर यहाँ पर कलेक्ट होता है, और ये आपका यूरेथ्रा जहाँ से बॉडी के बाहर निकलता है, ठीक है। और यूरेटर क्या है, जहाँ से किडनी से थ्रू ट्रांसफर होके ब्लैडर में आता है। नाउ द 2 बीन शेप्ड किडनीज, ये जो बीन शेप की, जो हमारे बीन्स जो हम खाते हैं ना, सीड्स, राजमा वाजमा देखो तो उनका शेप ऐसा रहता है, इसलिए इसको बीन शेप बोला है। द 2 बीन शेप किडनीज, इसलिए वो राजमा को किडनी बीन्स भी बोलते हैं, है ना, वो शेप ऐसा है इसलिए। The 2 bean-shaped kidneys are situated one on either side of the vertebral column। आपका जो रीढ़ की हड्डी है उसके दोनों आजू बाजू में पीछे की तरफ किडनीज आर सिचुएटेड, आगे की तरफ नहीं होता, पीछे की तरफ होता है। द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी दैट परफॉर्म्स अ बेसिक फंक्शन ऑफ फिल्ट्रेशन इज कॉल्ड अ नेफ्रॉन, ठीक है। नेफ्रॉन करके एक पार्ट है, देखो यहाँ पर आपको दिखा है नीचे, ये जो नेफ्रॉन है, दिस कैरीज आउट दिस इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। याद रखो, नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी, ठीक है। अब ये क्या प्रोसेस करता है हम देखते हैं क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है। किडनी का मेन फंक्शनल यूनिट क्या है, नेफ्रॉन। तो इधर क्या करता है, ईच नेफ्रॉन हैज ए कप लाइक थिन वॉल्ड अपर पार्ट कॉल्ड बोमैन्स कैप्सूल। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो बोमैन्स कैप्सूल, बहुत सारे नेफ्रॉन्स है ना किडनी में। अभी ये जो नेफ्रॉन्स है ना किडनी में, हर नेफ्रॉन के ऊपर एक कप के जैसा एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसका वॉल बहुत ही पतला है, पतला वॉल, थिन वॉल्ड ग्लोमेरुल अपर पार्ट कॉल्ड द बोमैन्स कैप्सूल। इस पार्ट को बोमैन्स कैप्सूल बोलते हैं, ओके। और ये बोमैन्स कैप्सूल के अंदर ग्लोमेरुलस रहता है, ग्लोमेरुलस, ठीक है। ये ग्लोमेरुलस क्या करता है, द यूरिया प्रोड्यूस्ड इन द, ये देखो, ये ग्लोमेरुलस इज ए नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, ठीक है। बहुत सारे छोटे छोटे ब्लड वेसल्स है, ठीक है, इसको कहते हैं ग्लोमेरुलस। ये किसके अंदर है, बोमैन्स कैप्सूल के अंदर, ठीक है। अभी क्या होता है, द यूरिया प्रोड्यूस्ड इन द लिवर कम्स इनटू द ब्लड, ठीक है। जो लिवर में जो यूरिया प्रोड्यूस हुआ है वो किधर आता है, ब्लड में आ जाता है ना। व्हेन द यूरिया कंटेनिंग ब्लड, अभी ये ब्लड कम्स इनटू द ग्लोमेरुलस, कहाँ से, लिवर से ग्लोमेरुलस में आता है वो ब्लड, जो वेन जो आ रहा है ना वो ग्लोमेरुलस में अभी एंटर करता है। सॉरी, जो ब्लड आ रहा है वो लिवर में जो यूरिया प्रोड्यूस हुआ है वो लेके ग्लोमेरुलस के अंदर एंट्री करता है, ठीक है। तो इधर क्या हो जाता है, ये जो ब्लड है जब इसमें इसके थ्रू पास होता है तो वो ब्लड फिल्टर हो जाता है, ठीक है।
ये जो कैपिलरीज के थ्रू जब पास होता है तो इट गेट्स फिल्टर्ड एंड द यूरिया एंड अदर सिमिलर सब्सटेंसेस आर सेपरेटेड फ्रॉम इट। क्या हो जाता है, इसके थ्रू पास होता है तो फिल्टर होके जो वेस्ट सब्सटेंसेस है, क्या है वो वेस्ट सब्सटेंस, यूरिया एंड उसके साथ जो और भी कुछ भी वेस्ट प्रोडक्ट होगा सब यहाँ पर सेपरेट हो जाता है, ठीक है, यहाँ से निकल जाता है, ठीक है। तो क्या हो रहा है आप देखो, व्हेन द यूरिया कंटेनिंग ब्लड कम्स इनटू द ग्लोमेरुलस, कहाँ से आता है, यूरिया प्रोड्यूस्ड इन द लिवर कम्स इनटू द ब्लड, ठीक है, और वो ब्लड व्हेन इट कम्स इनटू द ग्लोमेरुलस इट इज फिल्टर्ड, यहाँ से फिल्टर होके यहाँ पर यूरिया और जो भी हार्मफुल सब्सटेंस यहाँ पर सेपरेट हो जाता है। नाउ वाटर मॉलिक्यूल्स एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ सम अदर सब्सटेंसेस कैन क्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ऑफ द बोमेन्स कैप्सूल। यहाँ पर बोला था कि बोमेन्स कैप्सूल का वॉल बहुत थिन है ना, तो ये थिन वॉल की वजह से क्या होता है, जो पानी के मॉलिक्यूल्स है और जो अदर सब्सटेंसेस जो ये परमिएबल मेम्ब्रेन से सेमी परमेबल है, कंप्लीटली परमेबल है, थोड़ा बहुत परमेबल रहते हैं, मतलब परमेबल का मतलब क्या है, जिसके थ्रू आर पार पानी निकल सकता है, ठीक है, तो वहां से वाटर मॉलिक्यूल्स क्रॉस हो जाते हैं, ठीक है। द सोल्यूशन एक्यूमुलेटेड इन द कैविटी, अभी जो ये जो कैविटी में, जो बोमेन्स कैप्सूल की कैविटी में जो सोल्यूशन अभी इकट्ठा हो गया है, वो कहाँ चला जाता है, इट पासिस इनटू द ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। अभी नेफ्रॉन का जो ट्यूबुलर पार्ट में यहाँ से फिल्टर होने के बाद वो इधर निकल जाता है, जो एक्यूमुलेट हुआ है इधर फिल्टर होके वो इस पार्ट में निकल जाता है, ठीक है, ये जो ट्यूब है उसमें निकल जाता है, ठीक है। हियर मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड सम अदर यूजफुल सब्सटेंसेस आर रीअब्सॉर्ब्ड इनटू द ब्लड। तो अभी ये जो फिल्टर होके यहाँ से निकल गया है, तो अभी ये इसके वॉल्स में से जो भी यूजफुल सब्सटेंसेस है वो वापस ब्लड में अब्सॉर्ब हो जाता है। यूरिन इज फॉर्म फ्रॉम द रिमेनिंग सोल्यूशन, और जो बाकी सोल्यूशन है वो जो कलेक्ट हो जाता है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर वो यूरिन कहलाया जाता है, ठीक है। यूरिन इज फॉर्म फ्रॉम द रिमेनिंग सोल्यूशन विच इज फुल ऑफ वेस्ट मटेरियल्स। यूरिन का उसमें कुछ भी यूजफुल प्रोडक्ट नहीं रहता, इसलिए इट हैज टू बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी। द यूरिन इज कैरिड बाय द यूरेटर्स एंड स्टोर्ड इन द यूरिनरी ब्लैडर। यहाँ देख रहे हो ना, ये सब प्रोसेस किडनी में होने के बाद यूरेटर के थ्रू ब्लैडर में आके यूरिन स्टोर हो जाता है। नाउ द यूरिनरी ब्लैडर इज मस्क्यूलर। हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर है, ये ब्लैडर में बहुत मसल्स है, बहुत मस्क्यूलर है, इसलिए इसका जो कंट्रोल है कौन करता है, नर्व्स करता है। नर्व्स आर कंट्रोलिंग दिस ब्लैडर, इट्स फुल ऑफ नर्व्स एंड इट इज़ वेरी मस्क्यूलर। इसलिए हम लोग जब हमको बहुत जोर से भी यूरिन मतलब प्रेशर आता है कि हमें अब भी जाना है, मतलब यूरिन निकालने, मतलब जैसे पेशाब करने जाना है, एकदम अर्जेंसी में जाते हैं, लेकिन फिर भी हम कंट्रोल कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम ये नर्व्स कंट्रोल करते हैं इनको। वो नर्व्स कहाँ से कंट्रोल होते हैं, सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, हमारे ब्रेन से कंट्रोल होते हैं ना। तो इसलिए हम अपने यूरिनरी ब्लैडर को हम लोग काफ़ी देर तक कंट्रोल कर पाते हैं, है ना। किसी किसी को कंट्रोल नहीं होता है, तो उनका कुछ डिफेक्ट की वजह से उनका अगर सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा, तो उनको यूरिनरी इनकंटिनेंसी करके एक डिसीज़ होता है, जहाँ पर उनको यूरिन कंट्रोल नहीं होता और वो बाहर निकल जाता है। तो बेसिकली हेल्दी पीपल में जो ये ब्लैडर है, जो मस्कुलर ऑर्गन है, वो नर्व से कंट्रोल होता है और उसके ब्रेन के थ्रू इट कैन बी कंट्रोल्ड। दो द किडनीज आर मेन ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स, द स्किन एंड लंग्स ऑल्सो हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन, ठीक है। किडनीज तो करते ही हैं, साथ साथ में हम जो स्किन एंड लंग्स भी एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। स्किन कैसे, जब हम स्वेट करते हैं ना तो निकलता है ना वेस्ट प्रोडक्ट, पानी वानी जो भी, मतलब काफ़ी निकल जाता है स्किन से, और ऐसे कुछ, और लंग्स से भी हमारा एक्सक्रीशन का कुछ कुछ प्रोसेस होता है। द राइट किडनी इज इन अ स्लाइटली लोअर पोजीशन देन द लेफ्ट। आपका जो राइट वाला किडनी है वो लेफ्ट वाले किडनी से हल्का सा थोड़ा नीचे रहता है। तो ईच किडनी हैज अप्रोक्सीमेटली 10 लाख नेफ्रॉन्स। आप सोचिए, कैन यू इमेजिन, हर किडनी में अराउंड 10 लाख नेफ्रॉन्स है। ये जो नेफ्रॉन का ये जो स्ट्रक्चर दिखाया है, ऐसे कितने हैं, हर किडनी में 10 लाख है। तो अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर ब्लड इज प्रेजेंट इन अ नॉर्मल हेल्दी पर्सनस बॉडी इज फिल्टर्ड बाय द किडनीज अबाउट 400 टाइम्स एवरी डे, ठीक है। तो 5 लीटर ब्लड जो एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन के बॉडी में हमेशा रहता है, वो ये किडनी एक दिन में कितनी बार साफ करता है, 400 बार। सोच सकते हो आप, 400 बार आपका 5 लीटर ब्लड आपके किडनी से पास होकर प्यूरिफाई होता रहता है। दस एवरी डे द किडनीज फिल्टर अबाउट 190 लीटर्स ऑफ ब्लड फ्रॉम विच अबाउट 1 to 1.9 लीटर्स ऑफ यूरिन इज फॉर्म। तो एक दिन में अराउंड 1 से 2 लीटर यूरिन फॉर्म होता है, और जो बाकी जो लिक्विड हम लोग कंज्यूम करते हैं वो अब्जॉर्ब, जो यूजफुल लिक्विड अब्जॉर्ब हो जाता है, रीअब्जॉर्ब, फिल्ट्रेशन के बाद रीअब्जॉर्ब हो जाता है, और बाकी यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर एलिमिनेट किया जाता है।
ठीक है। अभी डायलिसिस आपने सुना होगा, शायद आपकी पहचान में कोई होगा भी जिसको डायलिसिस किया जाता है। डायलिसिस में क्या करते हैं, जब किडनी ठीक से फंक्शन नहीं करता तो एक मशीन होता है डायलिसिस मशीन, उसमें लगाना पड़ता है। ठीक है, तो एफिशिएंसी ऑफ किडनीज कैन बी एडवर्सली अफेक्टेड बाय इंजुरी। कब कब हो सकता है ऐसे किडनी में प्रॉब्लम, कभी चोट लग गई होगी, इन्फेक्शन हो सकता है, या डिक्रीज ब्लड सप्लाई, जब ब्लड सप्लाई बॉडी में ठीक से नहीं पहुंच रही। In case this happens, an excess of toxic substances accumulates in the body and can lead to death. अगर किडनी आपका ठीक से फंक्शन नहीं करता तो ये जो टॉक्सिक मटेरियल है आपकी बॉडी में बिल्डअप होता रहेगा और उससे क्या हो सकता है, डेथ भी हो सकता है, क्योंकि टॉक्सिन्स बॉडी के लिए अच्छे नहीं है, इट कैन किल यू। तो इफ किडनीज फेल, नाइट्रोजनस वेस्ट आर सेपरेटेड फ्रॉम द ब्लड विद द हेल्प ऑफ ए मैन मेड मशीन। एक मशीन, डायलिसिस मशीन के थ्रू जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं वो निकाले जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम ब्लड विद द हेल्प ऑफ दिस मशीन इज कॉल्ड डायलिसिस। ठीक है, तो जब हमारा किडनी खुद से सपोर्ट करके फंक्शन नहीं हो पाता है तो डायलिसिस मशीन के थ्रू वेस्ट प्रोडक्ट्स निकाले जाते हैं। बहुत पेनफुल प्रोसेस है। ठीक है, तो अबाउट 500 ml ऑफ ब्लड इज सेंट आउट एट वन टाइम थ्रू दिस मशीन। 500 ml ब्लड, आधा लीटर ब्लड एक बार में भेजा जाता है, फिर जो प्यूरिफाई होकर जो ब्लड वापस आता है उसको वापस बॉडी में डाला जाता है। ठीक है, ओके, तो ये डायलिसिस हो गया। अभी नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन। हम जो चीज़ें करते हैं वो कैसे हमारी बॉडी कोऑर्डिनेट करती है। आप सोच सकते हो क्या हो सकता है जो हमारा पूरा फंक्शन कोऑर्डिनेट करता है। अब सोचिए, अगर नहीं पता है तो ज़रा ये पढ़िए, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छे से पढ़ो। टेक केयर, गॉड ब्लेस।